मूवी की शुरुआत में हमें जर्मनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के एक हॉल में कंसर्ट की रिहर्सल चल रही थी। पर तभी बिल्डिंग में एक ट्रक आ जाता है जिसमें काफी सारे मास्क वाले बंदे मौजूद थे जो बिल्डिंग को घेरना चालू कर देते हैं। साथ ही ये लोग स्टेज पर जाकर सभी परफॉर्मर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। जल्द ही सिचुएशन की न्यूज अथॉरिटीज तक पहुंच जाती है, जो हॉस्टेज को रेस्क्यू करने के लिए बिल्डिंग में अपनी स्ट्राइक फोर्स भेज देते हैं, जिसका टीम लीडर जॉन सभी को ऑर्डर्स देने लगता है कि मेरे इशारे से पहले कोई भी गोली नहीं चलाएगा। जिसके बाद ये सभी लोग अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, मगर वो लोग ये देखकर हैरान थे कि बैड गाइज एक लेडी को गाना गाने के लिए फोर्स कर रहे थे, मगर लेडी तो काफी ज्यादा डरी हुई थी जो इनके सामने गाना नहीं गाती है, और सिर्फ इसी के लिए बैड गाय उस लेडी की खोपड़ी खोल देता है। जो बात स्ट्राइक फोर्स के सेकंड इन कमांड मैट से सहन नहीं हो पाती है, जो ऑर्डर्स को डिसोबे करके फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिससे इनके बीच तगड़ी गन फाइट चालू हो जाती है। तो बाकी सोल्जर्स को भी सपोर्ट के लिए आना पड़ता है, जो जरा सी देर में सभी बैड गाइज को मार देते हैं, जिससे हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया जाता है। मगर इस समय टीम लीडर को गोली लग गई थी, जो अब मैट के टूचापे की वजह से मरने वाला था। तो ये देखकर मैट काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि जॉन उसके बड़े भाई की तरह था। तो वो जॉन की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। जिसके बाद हमें 5 साल बाद रोमानिया का सीन दिखाया जाता है, जहां मैट ने आर्मी छोड़ दी थी, जो अब सरवाइव करने के लिए सॉमिल में काम करता था, क्योंकि वो अभी तक खुद को माफ नहीं कर पाया है। मैट की नजर में जॉन की मौत सिर्फ उसकी वजह से हुई थी, जिसके गिल्ट लेकर मैट अभी तक जी रहा था। तो उसने अपने पास्ट और पास्ट फ्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही अब वो किसी भी तरह की पार्टीज को अटेंड नहीं करता है, मानो ये बंदा अकेला गिल्ट में जिंदगी जीना चाहता है। तो एक दिन वो जॉन की फैमिली पिक्चर देखकर उसे याद करने लगता है, जिससे मैट को पुराने फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि जॉन अपनी फैमिली के साथ कितना खुश रहा करता था, मगर उसकी वजह से ये सब कुछ खत्म हो चुका है, जिसके लिए वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। अगले दिन मैट अपनी जॉब छोड़ देता है, क्योंकि उसने मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया था। तो वो एम्स्टर्डम जाने लगता है ताकि वो जॉन की फैमिली से माफी मांग सके, क्योंकि पिछले 5 साल में एक भी बार वो जॉन की फैमिली से मिलने नहीं गया था। जिसके बाद हमें एम्स्टर्डम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के पोर्ट पर इंटरपोल ने एक शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर लिया था। तो एजेंट शीरा बैड गाइज से पूछताछ करने लगती है कि तुम लोग तो 2 अलग अलग गैंग्स को बिलोंग करते हो, जो कि आपस में काफी तगड़े राइवल्स थे, तो अब तुम लोग एक साथ काम क्यों कर रहे हो? जिस पर बैड गाइज कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। तो एजेंट शीरा और एजेंट फिशर की बुद्धि सनक जाती है, जो इन लोगों को कूटना चालू कर देते हैं, और इसी दौरान रोमन नाम का ठग इन्हें टॉन्ट करने लगता है। तो फिशर रोमन को इंटेरोगेट करने के लिए अलग ले जाता है, और इसी सब सीन पर बेर्स नाम का आदमी नजर रख रहा था, जो अपने बॉस गैब्रियल शबान को इन्फॉर्म कर देता है कि इंटरपोल ने हमारी शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर लिया है। तो ये जानकर शबान काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी डील बर्बाद होने वाली थी। गैब्रियल शबान इस सिटी का पावरफुल क्राइम लॉर्ड है, जो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए थाई गैंग के साथ सौदा करने वाला था, मगर इस सब की भनक इंटरपोल को लग गई थी, जिससे इस बिजनेस डील की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वहीं शीरा और फिशर रोमन नाम के ठग से पूछताछ करने लगते हैं। तो इनकी बातों से हमें पता चल जाता है कि रोमन असल में इंटरपोल का एजेंट है, जो कि शबान के गैंग में अंडरकवर काम कर रहा था, और उसी की वजह से ये शिपमेंट पकड़ा गया है। तो शीरा रोमन से उसके बॉस के बारे में पूछताछ करने लगती है, जिस पर रोमन उसे क्लियर कर देता है कि मेरे बॉस का नाम गैब्रियल शबान है, जो कि थाई गैंग के साथ डील करने वाला था, मगर शबान पर चार्जेस लगाने लायक हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, तो हमें शबान को अरेस्ट करने के लिए उसे उकसाना होगा। तो शीरा उसे वार्न कर देती है कि गैब्रियल शबान बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी है, जिससे तुम्हें संभल कर रहना होगा। जिसके बाद हमें एक फाइनेंशियल ग्रुप दिखाया जाता है, जहां पर पॉल नाम का अकाउंटेंट काम करता था। तो वो एक बिजनेसमैन को फर्जी स्कीम बताने लगता है, ताकि पॉल उस बिजनेसमैन के 15 मिलियन इन्वेस्ट करवा सके। पॉल अकाउंटेंट के साथ एक ट्रेडिंग एक्सपर्ट भी था, मगर अब उसने काफी सारा पैसा डुबा दिया था, जो कि एक क्राइम लॉर्ड का था। तो अब पॉल की अच्छे से चटकी हुई है,
जो छोटे बिजनेसमैन को ठग ठगा कर उस पैसे की भरपाई करना चाहता है, मगर इस समय उसे कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। वहीं अब तक मैट एम्स्टर्डम आ चुका था ताकि वो जॉन की फैमिली से मुलाकात कर सके, क्योंकि जॉन की वाइफ हेलन अपनी बेटी के साथ एम्स्टर्डम में रहती थी। तो मैट पूछते पाछते हेलन के घर पहुंच जाता है, जहां जॉन की बेटी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। तो उसे सही सलामत देखकर मैट काफी ज्यादा खुश था, और यही हाल जॉन की वाइफ हेलन का भी था, क्योंकि उसने मैट को एक ही नजर में पहचान लिया था। तो वो मैट को घर में इनवाइट करने लगती है, जिस पे मैट की गिल्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो लेडी से माफी मांगने लगता है, क्योंकि पिछले 5 साल में उसने लेडी को जरा भी सपोर्ट नहीं किया था। तो लेडी ये सुनकर पूरी तरह से भड़क जाती है कि मैं तुमसे इस बात से नाराज नहीं हूँ कि तुम खुद को जॉन की मौत का जिम्मेदार मानते हो, बल्कि मैं तुमसे इस बात से नाराज हूँ कि तुमने जॉन का फ्यूनरल भी अटेंड नहीं किया था। साथ ही तुमने पिछले 5 साल में हमें एक भी बार कांटेक्ट नहीं किया, जबकि उस समय हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो मैट ये सुनकर काफी ज्यादा अपसेट था, जो लेडी से माफी मांगने लगता है, मगर लेडी उसे क्लियर कर देती है कि पिछले 4 साल हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहे थे, मगर अब हमें आदत पड़ चुकी है, क्योंकि 1 साल पहले मैंने दोबारा से शादी कर ली थी और अब मेरा न्यू हस्बैंड पॉल हमारी अच्छे से केयर करता है। तो ये सुनकर मैट काफी ज्यादा अपसेट था, जो खराब मूड से बाहर जाने लगता है, मगर तभी हेलन उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा था कि मैट के पास सिटी में रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। तो वो मैट को माफ करके रुकने की जगह दे देती है, जिस बात के लिए मैट काफी ज्यादा शुक्रगुजार था। जिसके बाद मैट और जॉन की बेटी एंजी की अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो एंजी को अपनी बेटी की तरह समझता था। तो ये लोग साथ में एंजॉय करने लगते हैं, और शाम होने पर पॉल घर लौट आता है, जो एक अनजान आदमी को अपने घर में देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि मैट मेरे प्रीवियस हस्बैंड का दोस्त था, जो कि हमारा हालचाल जानना चाहता था, और वो कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाएगा। तो इस बात पर पॉल को तसल्ली हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शबान को बैर से पता चल जाता है कि इंटरपोल को उनके ऑपरेशन के बारे में पहले से पता था। तो ये जानकर शबान को समझ आ जाता है कि दोनों गैंग्स में से किसी में एक ट्रेटर मौजूद है, जिसने इस ऑपरेशन की खबर इंटरपोल तक पहुंचा दी होगी। तो इस ट्रेटर को ढूंढने का काम शबान अपने आदमियों को दे देता है, जो लोग जल्दी से काम में बिजी हो जाते हैं। जिसके बाद शबान पॉल के ऑफिस चला जाता है, क्योंकि उसने पॉल को इन्वेस्ट करने के लिए 15 मिलियन दे रखे थे, मगर पॉल ने तो वो पैसा डुबा दिया था। तो वो शबान को बेवकूफ बनाने लगता है कि हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टेक्निकल एरर आ चुका है, जिससे तुम्हारे फंड्स नजर नहीं आ रहे थे। मगर शबान भी एक क्राइम लॉर्ड था, जिसे पॉल की फर्जी बातों पर यकीन नहीं होता है। तो वो पॉल को लास्ट वार्निंग दे देता है कि तुम्हारे पास 1 दिन का समय है, जिसमें तुम्हें मेरे 15 मिलियन का इंतजाम करना होगा, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ऊपर पहुंचा दूंगा। तो ये सुनकर पॉल की अच्छे से चटक जाती है। जिसके बाद शबान बैरस के साथ बाहर जाने लगता है। तो हमें इनकी बातों से अंदाजा हो जाता है कि इन्होंने गैंग में मौजूद ट्रेटर के लिए ट्रैप बिछाया था, जिसमें ये लोग कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि रोमन शबान और बैरस पर नजर रख रहा था। तो वह शबान के जाते ही पॉल के पास चला जाता है, इस बात से बेखबर कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि शबान का दूसरा आदमी लॉ उस पर नजर रख रहा था और अब रोमन की बुरी हालत होने वाली थी। वहीं मैट को जॉन की याद सता रही थी, तो वो ज्यादातर समय अकेले बिताता था, जिस बात का अंदाजा एंजी को भी हो जाता है। तो वो अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर देती है कि मिस्टर मैट ने पिछले 5 साल में कोई भी दोस्त नहीं बनाए हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। जिस बात पर हेलन भी सोच विचार करने लगती है, क्योंकि वो भी जॉन की तरह मैट को छोटा भाई मानती थी। तो अगले दिन वो मैट और एंजी को लेकर घूमने निकल जाती है, जहां एंजी और मैट खूब इंजॉय करने लगते हैं, जिससे मैट के मन को भी शांति मिल जाती है। और एंजी ने भी इस ट्रिप को काफी ज्यादा इंजॉय किया था। जल्द ही शाम हो जाती है, जहां पॉल घर लौट आता है। तो उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर हेलन पूछताछ करने लगती है, मगर पॉल इस बारे में कुछ भी बात करना नहीं चाहता था।
वहीं दूसरी तरफ शबान के आदमी ने रोमन को बुरी तरह से मार दिया था, जिसे उसने मार मूर कर ब्रिज पर लटका दिया था। तो उसकी डेड बॉडी को देखकर टूरिस्ट की चटक जाती है। वेल ऑब्वियसली रोमन की बॉडी को ऐसे लटकाकर वो लोग इंटरपोल को मैसेज देना चाहते थे कि हमसे पंगा लेना महंगा पड़ सकता है, जिसके बाद शबान को डाउट होने लगता है कि आखिर रोमन पॉल से मिलने क्यों गया था। ये बात कोई भी कोइंसिडेंस नहीं लगती है, क्योंकि रोमन एक अंडरकवर एजेंट था। साथ ही पॉल ने उसके 15 मिलियन यूरो डुबा दिए। तो शबान को डाउट होने लगता है कि पॉल इंटरपोल के साथ काम कर रहा था। तो वो पॉल को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है, जिसके लिए वो अपने ठग्स को पॉल की फैमिली के पीछे भेज देता है, जो पॉल के घर जाकर मैट पर पीछे से हमला कर देते हैं, जिससे मैट इंजर्ड हो गया था। तो वो बंदा इंजरीज की वजह से बेहोश हो जाता है। और इतना ही टाइम बैड गाइज के लिए काफी था, जो एनजी को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो पॉल पर प्रेशर बना सके। मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पॉल हेलन और एनजी से जरा भी प्यार नहीं करता है, जो कि सिटी छोड़कर भागने का प्लान बनाने लगता है। वहीं अब तक मैट को होश आ चुका था, जो कि इस समय हॉस्पिटल में मौजूद था। साथ ही उसको हथकड़ी लगाई गई थी। तो वो ये देखकर काफी ज्यादा अपसेट था। और अब तक इंटरपोल एजेंट्स भी यहाँ पर आ चुके थे, जो मैट को देखकर अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड्स में मैट की कोई भी डिटेल्स नहीं मिली थी। तो मैट उनसे हथकड़ी खोलने की डिमांड करने लगता है, जिस पर शीरा उसकी हथकड़ी खोल देती है। साथ ही वो मैट को वार्न करने लगती है कि हमें तुम्हारे खिलाफ कोई भी डाटा नहीं मिला है, मानो तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तो बेहतर होगा तुम हमारी नजरों से दूर न जाओ, क्योंकि फिलहाल के लिए सारा शक तुम ही पर जा रहा है। जिस बात पर मैट ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो तो बस एनजी को बचाना चाहता था। तो शीरा उसे क्लियर कर देती है कि ये काम गैब्रियल शबान का है, जो कि सिटी में सबसे बड़ा गैंग चलाता था, मगर उसका गैंग किडनैपिंग्स नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो वो कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा था। जिस बात पर पॉल अलर्ट हो जाता है, जो इतना सब कुछ हो जाने पर भी एजेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करता है कि उसने गैब्रियल शबान के पैसे डुबा दिए थे, जिस वजह से एनजी को किडनैप कर लिया गया है। जिसके बाद ये सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, इस बात से बेखबर कि शबान का आदमी लॉ पॉल पर नजर रख रहा था, जो शबान को इन्फॉर्म कर देता है कि पॉल ने इंटरपोल को कुछ भी नहीं बताया है, यानी पॉल इंटरपोल के साथ काम नहीं कर रहा था। तो ये जानकर शबान को तसल्ली मिल जाती है, जो बच्ची को हैंडल करने का काम बेयर्स को दे देता है, जिसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो वो एनजी को थाईलैंड भेजने का प्लान बनाने लगता है, ताकि एनजी को वहां पर ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। तो ये सुनकर एनजी काफी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं मैट एनजी को बचाने के लिए रेडी होने लगता है, जिस पर पॉल उसे रोकने की कोशिश करने लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हम सब लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि एनजी को किडनैप करने वाला आदमी गैब्रियल शबान है, जो कि सिटी का बिगेस्ट क्राइम लॉर्ड है। साथ ही उसके थाई गैंग्स के साथ भी कनेक्शंस हैं। तो ये सुनकर मैट अलर्ट हो जाता है कि पॉल को शबान के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। तो उसे एहसास हो जाता है कि पॉल शबान को पहले से जानता है, और उसी की वजह से शबान ने एनजी को किडनैप किया होगा। तो वो पॉल को इंटरोगेट करने लगता है। तो पॉल उसे डरते हुए बता देता है कि शबान ने मुझे इन्वेस्ट करने के लिए 15 मिलियन यूरोस दिए थे, मगर मैंने उन सब पैसों को क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया था, मगर अब वो पैसे पूरी तरह से डूब चुके हैं, जिन्हें अब शबान कैसे भी करके हासिल करना चाहता है, और सिर्फ उसी वजह से एनजी को किडनैप किया गया था। तो ये जानकर हेलन की पूरी तरह से सनक जाती है कि ये बंदा उन्हें शुरुआत से धोखा दे रहा था। तो मैट पॉल को फोर्स करके शबान को कॉल लगवा देता है, जहां पॉल शबान से कह देता है कि मैंने तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर दिया है, तो अब तुम्हें एनजी को आजाद करना होगा। जिस डील के लिए शबान राजी हो जाता है, मगर उसे अच्छे से अंदाजा था कि पॉल उससे झूठ बोल रहा है। जिसके बाद मैट
मीटिंग प्लेस पर चला जाता है जहां शबान के कोई भी अते पते नहीं थे, क्योंकि शबान काफी ज्यादा चालू था, जिसने यहाँ खुद आने के बजाय अपने आदमियों को डील के लिए भेजा था जो मैट से पैसों वाला बैग छीन लेते। साथ ही वो बच्ची को लौटाने से भी मना कर देते, जो बात मैट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो वो वापस जाने लगता है, जिस पर ठग को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं। तो वो जल्दी से पैसों वाला बैग चेक करने लगता है, जिसमें पैसों के बजाय एक बॉम्ब लगा हुआ था। तो बॉम्ब को देखकर उसकी चटक जाती है और इसी समय मैट बॉम्ब को ट्रिगर कर देता है, जिससे ज्यादातर गुंडे मारे जाते हैं और बाकी बचे गुंडों को मैट बुरी तरह से कूटने लगता है। साथ ही वो ठग को टांग कर पूछताछ करने लगता है, जिस पर ठग उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो मैट इस ठग को टॉर्चर करने लगता है, जो काफी पिटने के बाद रिवील कर देता है कि गैब्रियल शबान राइनार्ट में एक क्लब चलाता है जहां पर तुम्हें शबान मिल जाएगा और तुम्हारी बच्ची भी उसी जगह पर मौजूद है। तो ये जानकारी मिलते ही मैट बैड गाय को निपटा देता है। वहीं पॉल के घर पर एजेंट फिशर आ चुका था, क्योंकि एजेंट शीरा ने उसे पॉल पर नजर रखने के लिए भेजा हुआ था। पर तभी यहाँ पर शबान का आदमी लॉ आ जाता है, जो कि पॉल और हेलन का खून करना चाहता था। तो फिशर और लॉ के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जिसमें लॉ उस पर भारी पड़ने लगता है। साथ ही वो फिशर को अपने चाकू से पूरी तरह से काट पीट देता है, जिससे फिशर की हालत खराब होने लगती है। तो हेलन मौका पाते ही लॉ पर गोली चला देती है, जिससे लॉ यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। वैसे ये सारा सीन पॉल ने देख लिया था, जो इनकी हेल्प करने के बजाय अपने पैसे को इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए सिटी से दूर भागना चाहता है, जिस बात पर हेलन काफी ज्यादा अपसेट थी। तो पॉल फिशर को मरता हुआ छोड़कर यहाँ से निकल जाता है, मगर उसकी किस्मत काफी खराब थी, क्योंकि उसकी कार में लॉ मौजूद था, जो बिना रहम के पॉल को मार देता है। साथ ही वो पॉल के पैसे भी चुरा लेता है, जिन्हें लेकर वो शबान के पास चला जाता है। मगर अब शबान काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके भेजे हुए आदमी लौटकर नहीं आए थे। तो उसे एहसास हो जाता है कि उसके सभी आदमी मर चुके हैं। तो वो इस बात का गुस्सा एनजी पर निकालने लगता है। वहीं शीरा पॉल के घर पहुंच चुकी थी, जो फिशर की हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा थी। तो वो फिशर को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवा देती है और इसी समय उसे मैट का फोन आ जाता है, जो लेडी को शबान की इंटेल लीक कर देता है। तो लेडी जल्दी से राइनार्ट की तरफ जाने लगती है। वहीं अब तक मैट शबान के क्लब पहुंच चुका था, जो यहाँ के बाउंसर्स को पीटते हुए अंदर जाने लगता है, जिससे यहाँ पर तकड़ी वाली फाइट चालू हो जाती है। और इसी समय शीरा भी यहाँ आ जाती है, जो फाइट में मैट की हेल्प करने लगती है। तो ये दोनों मिलकर जल्दी से बैड गाइज को निपटा देते हैं। मगर इस सब की खबर शबान तक पहुंच चुकी थी, जो बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाता है, जिसका ऑब्वियसली पीछा किया जाता है। मगर शीरा और मैट को शबान के आदमी रोक लेते हैं, जिससे इनके बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। एंड सरप्राइजिंगली बैड गाइज इन पर भारी पड़ रहे थे, जहां बेयर्स मैट को बुरी तरह से कूट देता है। और यही हाल लॉ ने शीरा का कर रखा था। मगर जो भी हो, ये लोग हीरोज थे, जो जैसे तैसे करके बैड गाइज को निपटा देते हैं। और अब मैट की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। मगर जो भी हो, उसे एनजी को रेस्क्यू करना होगा। तो वो शबान के पीछे चला जाता है, जिसे देखकर शबान अलर्ट हो जाता है। साथ ही वो एनजी को मारने की धमकी देने लगता है, जिस पर लिटिल लेडी की पूरी तरह से सनक जाती है, जो गुस्से में शबान के हाथों में दांत गड़ा देती है, जिससे शबान का ध्यान भटक जाता है। और इतना ही टाइम मैट के लिए काफी था, जो मौका मिलते ही अपना चाकू शबान में दे मारता है, जिससे शबान धीरे धीरे मरने लगता है। मगर वो मरने से पहले मैट को भी ठोक देता है, जिससे मैट की हालत खराब होने लगती है। मगर जो भी हो, मैट मूवी का हीरो था, जो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। जिसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एनजी अपनी मदर के साथ पीसफुली रह रही थी। मगर अब वो लोग मैट को मिस कर रहे थे, जिसने ट्रैवल करने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से मूव ऑन कर चुका है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।